उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मार्टिन ने वॉकर के बाहर निकलते ही एक धमाके से दरवाजा बंद किया और फिर चटखनी चढ़ा दी। उसके चेहरे पर नागवारी और खशूनत के आसार नुमाया थे। वो न जाने किस तरह वॉकर की बातें बर्दाश्त कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक पावरलैंड से है और पावरलैंड के किसी आदमी को मारना हेडक्वार्टर के इताब का शिकार होना था। रिचर्ड के साथ चूंकि इमरान भी खत्म होता, इसलिए उसने कार पर बम मार दिया था। लेकिन अब रिचर्ड और इमरान वक्ती तौर पर बच गए थे और जिस मिशन का वो मुकम्मल किए बैठा था वो अभी नामुकम्मल था। मार्टिन ने अलमारी खोली और फिर केसर रिकॉर्डर ट्रांसमीटर निकालकर वो उसे गुस्ल खाने में ले आया। शावर खोलकर उसने स्काई की फ्रीक्वेंसी सेट की। स्काई स्पीकिंग ओवर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से स्काई की आवाज सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो? ओवर। मार्टिन ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। इस पर वॉकर की वजह से अभी तक गुस्से का मूड सवार था। होटल बरगेंजा में जनाब, मून भी मेरे साथ है, हम दोनों आपकी मजीद हिदायत के मुंतजिर हैं। और स्काई ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। मार्टिन के फाड़ खाने वाले लहजे की वजह से उसका लहजा जरूरत से ज्यादा मौतबाना ना था। सुनो, तुम दोनों जनरल अस्पताल पहुंचो। मैंने होटल बरगेंजा के उकम में इस अतालवी और हबशियों की कार पर बम मारा था, लेकिन वो हलाक नहीं हुए बल्कि शदीद जख्मी हुए हैं और इस वक्त जनरल अस्पताल में हैं। तुम दोनों इंक्वायरी से उनके कमरे का नंबर मालूम करो और फिर जाकर इतालवी और इन हबशियों को मशीन गनों की गोलियों से भून डालो। ओवर। मार्टिन ने तलख लहजे में जवाब देते हुए कहा। एक्शन ओपन होगा बॉस। ओवर। स्काई ने डरते डरते पूछा। हाँ बिल्कुल ओपन, जरा सी भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं। अतालवी तुम्हारे असल टारगेट होगा। हबशी मर जाए तो मर जाए, ना मरे तब भी उनकी इतनी परवाह नहीं। इस अतालवी को हर सूरत में खत्म होना चाहिए। तुम्हारे पास असला है? ओवर। मार्टिन ने फिक्रे के आखिर में सवाल कर दिया। एक सब मशीन गन है बॉस। ओवर। स्काई ने जवाब देते हुए कहा। मून के पास क्या है? ओवर। मार्टिन ने पूछा। इनके पास एक सब मशीन गन है बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब मिला। काफी है, बस यहाँ से सीधे जनरल अस्पताल जाओ, इस अतालवी के कमरे को मालूम करो और जाते ही फायर खोल दो। इसके बाद वहां से निकलने की भरपूर कोशिश करो, चाहे तुम्हें पूरे अस्पताल में मौजूद अफराद को गोलियों का निशाना क्यों ना बनाना पड़े। समझ गए? ओवर। मार्टिन ने उसे हिदायत देते हुए कहा। समझ गया बॉस, हुक्म की तामील होगी। ओवर। दूसरी तरफ से स्काई ने जवाब दिया। वहां से आने के बाद मुझे फौरी रिपोर्ट देना। ओवर एंड ऑल। मार्टिन ने कहा और फिर बटन ऑफ करके राब्ता खत्म कर दिया। कैसेट रिकॉर्डर नुमा ट्रांसमीटर लेकर वो गुस्ल खाने से बाहर आ गया। आते हुए उसने शावर बंद कर दिया। ट्रांसमीटर अलमारी में रखकर वापस मुड़ा ही था कि टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। यस, मार्टिन ने रिसीवर उठाते हुए कहा। स्टार बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से स्टार की मौतबाना आवाज सुनाई दी। उसे मार्टिन ने 10 मिनट बाद फोन करने के लिए कहा था और शायद 10 मिनट गुजर चुके थे। स्टार, तुम अस्पताल में रुको, मैंने मोन और स्काई को वहां भेजा है। वो जख्मियों के खिलाफ ओपन एक्शन लेंगे। तुमने उनकी मुकम्मल निगरानी करनी है, सिर्फ निगरानी, समझ गए? मार्टिन ने कहा। यस बॉस। स्टार ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतजिर रहूंगा। मार्टिन ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर वो गहरी सोचों में गर्क हो गया। उसे इमरान के इस तरह बच निकलने पर हैरत थी, जबकि उसके ख्याल के मुताबिक उसका खात्मा यकीनी था। अब उसे स्टार की तरफ से रिपोर्ट का इंतजार था। काफी देर बाद जब उसने घड़ी देखी तो वो चौंक पड़ा। उसने स्टार को हिदायत देते हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कॉल ना आई थी और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? इसने बुलंद और करख्त आवाज में पूछा। पुलिस, दरवाजा खोलो। बाहर से करख्त आवाज सुनाई थी और मार्टिन पुलिस का नाम सुनते ही एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा रह गया। पुलिस के लफ्ज़ ने इसके जहन में धमाका सा किया था। पुलिस की आमद की तो उसे ख्वाब में भी तवक्को ना थी। दरवाजा दूसरी बार पहले से भी ज्यादा जोर से खटखटाया गया। ठहरो, आ रहा हूं, मार्टिन ने लहजे को तहमकाना बनाते हुए कहा और फिर उठकर उसने चटखनी खोल दी। दूसरे लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और पुलिस की वर्दियों में मलबूस 4 अफराद अंदर आ गए। चारों कांधों पर लगे हुए स्टार से हाई रैंक के ऑफिसर नजर आ रहे थे। फरमाइए, मार्टिन ने मुतमईन लहजे में कहा। अब वो अपने आप को पूरी तरह संभाल चुका था। X130 तुम्हारी कार का नंबर है? एक ऑफिसर ने करख्त लहजे में पूछा, जबकि बाकी अफसरान कमर से लगे रिवॉल्वर पर हाथ रखकर जायजा लेने में मसरूफ थे। जी हाँ, मेरी कार है। क्यों? मार्टिन ने चौंकते हुए पूछा। लेकिन ये कार तो मिस्टर डिलहौसी के नाम पर रजिस्टर है, उसी ऑफिसर ने दूसरा सवाल करते हुए कहा। वो शायद इन सब में से सीनियर था, इसलिए सवाल जवाब का फरीजा वही अदा कर रहा था। मेरा नाम डिलहौसी मार्टिन है। मार्टिन, मेरा एक नाम है, आपको कोई एतराज है? मार्टिन ने पहले से ज्यादा मुतमईन लहजे में कहा। ओके, फिर आप हमारे साथ हेडक्वार्टर चलें, बाकी बातें वही होंगी, ऑफिसर ने जवाब दिया। मगर किस जुर्म में?
और क्यों? मार्टिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। होटल बर्गेन्सा के हुक्म में आपकी कार से एक कार बम मारा गया है। इस सिलसिले में हम तफ्तीश कर रहे हैं, ऑफिसर ने जवाब दिया। मेरी कार से? आपको गलत फहमी हुई है ऑफिसर, मार्टिन ने जवाब दिया। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई मिस्टर मार्टिन। हमें फोन पर इतला दी गई कि आपकी कार इस सिलसिले में मुलविस है और कार मिस्टर डिलहोसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने अपने तौर पर चेकिंग की तो डिलहोसी की हद तक इतला दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद आपकी कार यहाँ से पुलिस वर्कशॉप पहुंचाया गया और वहां ये मालूम हो गया कि आपकी कार में बम फेंकने का जदीद तरीन आला नस्ब है, ऐसा आला जो इससे पहले इस मुल्क में नहीं देखा गया। अब भी आप इनकार करेंगे मिस्टर मार्टिन? ऑफिसर ने बड़े तंजिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ओह, लेकिन आप मेरी इजाजत के बगैर मेरी कार को वर्कशॉप कैसे ले गए? हो सकता है कि आपने खुद ही आला इस कार में नस्ब कर दिया हो, मार्टिन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उलझन और परेशानी के तासुरात उभर आए थे। ये बातें आपका वकील खुद ही अदालत में कर लेगा। फिलहाल आप हमारे साथ हेडक्वार्टर चलें। ऑफिसर ने साइड में लटके हुए हॉस्टल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा। वो शायद रिवॉल्वर निकालना चाहता था। मुझे हेडक्वार्टर ले जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ यहीं बता देता हूँ, लेकिन मेरी जान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी। यकलख्त मार्टिन के चेहरे पर मरवनी सी झांकी और शदीद खौफजदा नजर आने लगा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम हेडक्वार्टर चलो, वहां तुम्हारी हिफाजत का ज्यादा माकूल बंदोबस्त हो जाएगा, ऑफिसर ने होस्टर से हाथ हटाते हुए कहा। आप नहीं जानते, हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले ही मुझे गोली मार दी जाएगी। आप प्लीज दरवाजा बंद करके चटखनी चढ़ाते, मैं आपको सारी तफसील बता देता हूं। ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है, इतनी बड़ी साजिश कि आप सुनकर हैरत ज़दा रह जाएंगे, मार्टिन ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो शदीद खौफजदा हो चुका हो। ठीक है, मुतमईन होकर बताओ, हम तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे, ऑफिसर ने कहा। फिर उसने मुड़कर एक ऑफिसर को दरवाजा बंद करने का इशारा किया। इस ऑफिसर ने मुड़कर दरवाजे को चटखनी लगा दी, जबकि दूसरे ऑफिसर से जेब से एक नोटबुक और पेंसिल निकाली। वो शायद इसका बयान नोट करना चाहता था। तशरीफ रखिए और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको अहम दस्तावेज दिखाऊं, मार्टिन ने इस बार कदरे मुतमईन लहजे में कहा। फिर उसने जेब में तेजी से हाथ डाला और जैसे दस्तावेज दिखाना चाहता हो। ऑफिसर इस वक्त कुर्सियों की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़े, क्योंकि जब मार्टिन का हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें दस्तावेज की बजाय एक छोटा सा अजीब साख्त का पिस्तौल था। और फिर इससे पहले कि वो अपने रिवॉल्वरों की तरफ हाथ बढ़ाते, मार्टिन ने ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल में से नीले रंग की शुआ निकली और धार की सूरत में वो यके बाद दिगरे इन चारों ऑफिसरों के सीनों पर पड़ी। इन चारों की आंखें एक लम्हे के लिए फटी और दूसरे लम्हे उनके सर ढलकते चले गए। वो चारों तरफ ही बगैर कोई आवाज निकाले खत्म हो चुके थे। मार्टिन ने बड़े एतमीनान से पिस्तौल वापस जेब में रखा और दूसरे लम्हे इन चारों पुलिस ऑफिसरों के जिस्म में हल्के हल्के धमाकों की आवाज सुनाई थी। फिर उनके मुर्दा जिस्मों में से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। धुआं उनके जिस्म के हर मसाम में से निकल रहा था। धुआं लम्हा बलम्हा तेज होता चला गया और उसके साथ साथ उसके जिस्म में मौजूद वर्दियां ढीली पड़ती चली गई। ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट बाद फर्श में सिर्फ वर्दियां और टूट हुए बूट पड़े थे और चारों अफसरों के जिस्म धुएं में तब्दील होकर गायब हो चुके थे और धुआं उकबी खिड़की से बाहर निकलकर फिजा में बिखर गया था। मार्टिन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उसने इन वर्दियों और बूटों को इकट्ठा किया, इनके रिवॉल्वरों वाले होस्टर उठाए और फिर उनको समेटकर वो गुस्ल खाने में आया। उसने वर्दियों को लाइटर से आग लगा दी। चंद लम्हों बाद जब वर्दियां पूरी तरह राख बन गई तो ये राख उसने पानी की मदद से गटर में बहा दी। अब सिर्फ बूट, रिवॉल्वर और स्टार गुस्ल खाने में मौजूद थे। मार्टिन ने बड़े एतमीनान से इन सब चीज़ों को एक खाली शॉपिंग बैग में डाला और लाकर अलमारी में रख दिया। फिर उसने तेजी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद मार्टिन ने अपना बैग तैयार कर लिया। शॉपिंग बैग भी उसने बैग में मुंतकिल किया और फिर बैग उठाए वो बड़े एतमीनान से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। लिफ्ट के जरिए वो नीचे हाल में पहुंचा। उसने चाबी काउंटर पर रखते हुए काउंटरमैन को कमरा खाली करने की इतला दी। 4 पुलिस ऑफिसरान आपके कमरे में गए थे जनाब, काउंटरमैन ने हैरत भरे लहजे में मार्टिन को देखते हुए कहा। हाँ, उन्हें कुछ मालूमात दरकार थी, वो पूछ करके चले गए हैं, मार्टिन ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो हाल में तो वापस नहीं आए, काउंटरमैन ने कहा। जब मैं आ रहा था तो वो रूम नंबर 112 के दरवाजे खटखटा रहे थे, मार्टिन ने इस बार सख्त लहजे में कहा, जैसे उसे काउंटरमैन की गुफ्तगू से शदीद गुस्सा आ रहा हो। ओह ठीक है सर, $400 कराया और देकर बिल, काउंटरमैन से रजिस्टर खोलकर अंदराज करते हुए कहा और मार्टिन ने जेब में हाथ डालकर नोटों की एक बड़ी कट्टी निकाली। इसमें से 4 नोट खींचकर उसने काउंटर पर फेंके और फिर बैग उठाकर वो तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ गया। काउंटरमैन सर झुकाए रजिस्टर में अंदराजात में मसरूफ था, अलबत्ता इसके ने नोट उठाकर कैश बॉक्स में डाल दिए थे। मार्टिन कैफे से बाहर आते तेजी से कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ता चला गया।
البتہ اس نے ایک نظر پارکنگ کی طرف ڈالی جہاں پولیس کی مخصوص جیپ موجود تھی۔ مارٹن آگے بڑھتا بڑھتا یکلخت رکا اور پھر مڑ کر تیزی سے پولیس جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ پولیس جیپ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے وہ شاپنگ بیگ نکال کر جس میں پولیس آفیسروں کے بوٹ، ہولسٹر، ریوالور اور سٹار موجود تھے، جیپ کی اگلی نشست کی طرف اچھال دیا، پھر تیزی سے واپس کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف مڑتا گیا۔ پارکنگ چوکیدار چونکہ اپنے کسی مہمان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، اس لیے اس نے مارٹن کی یہ کارروائی نہ دیکھی۔ کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آتے ہی مارٹن تھوڑی دور فٹ پاتھ پر پیدل چلتا رہا، پھر ایک بس سٹینڈ پر رک گیا۔ وہاں پہلے ہی کافی لوگ موجود تھے۔ بسیں ہر 5 منٹ بعد سٹاپ پر آ کر رکتی تھی اور پھر تیسری بس میں مارٹن کی جگہ مل گئی اور وہ اطمینان سے بس میں بیٹھ گیا۔ کنڈکٹر سے اس نے چوتھے سٹاپ کا ٹکٹ خریدا۔ وہ کیفے کے نزدیک سے ٹیکسی حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بس کو ترجیح دی تھی۔ چوتھے سٹاپ میں جیسے ہی بس رکی، مارٹن نیچے اترا، پھر تھوڑی دور چلا گیا اور اس نے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ انگلینڈ روڈ، مارٹن نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اب مارٹن ٹیکسی میں بیٹھا، یہ سوچ رہا تھا کہ پولیس کو اس کیفے میں موجودگی اور کار کے بارے میں کسی نے اطلاع دی ہوگی۔ دوسرے لمحے اس کا خیال واکر کی طرف گیا اور پھر غصے کی شدت سے اس کی مٹھیاں بھینچتی چلی گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ واکر کے علاوہ اور کوئی شخص اطلاع دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ واکر نے پاور لینڈ سے غداری کی اور اب اس کا خاتمہ ہر حالت میں کرنا لازمی ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ عمران کا مشن مکمل ہوتے ہی وہ ہینری سے بات کر کے سب سے پہلے اس واکر کو عبرتناک موت مارے گا۔ انگلینڈ روڈ آ گئی ہے سر، آپ نے کہاں اترنا ہے؟ ڈرائیور کی آواز سنائی دی اور مارٹن چونک پڑا۔ پہلے چوک پر اتار دو، مارٹن نے کہا اور ڈرائیور نے تھوڑی ہی دور پہلے چوک پر ٹیکسی روک دی اور مارٹن نے نیچے اتر کر اس سے کرایہ ادا کیا۔ پھر اس وقت وہاں رکا رہا جب تک ٹیکسی اگلا موڑ لے کر اس کی نظروں سے اوچھل نہ ہو گئی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور سڑک کے کراس کرتا ہوا سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کوٹھی اس نے پہلے ہی انگیج کر رکھی تھی تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ اس میں شفٹ ہو سکے۔ عمران کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی لیکن وہ ہوش میں تھا۔ اسے ہوش ہسپتال کے اسی کمرے میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 بیڈز پر جوزف اور جوانا پڑے ہوئے تھے۔ جوانا ہوش میں تھا جبکہ جوزف بدستور بے ہوش تھا۔ جوزف کے سر پر اور جوانا کی پسلیوں کے گرد پٹیاں موجود تھی۔ کمرے میں 2 نرسیں اور ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ ان میں سے ایک نرس جوانا کو انجیکشن لگانے میں مصروف تھی۔ آپ کو ہوش آ گیا مسٹر؟ عمران کی آنکھیں کھلتے ہی قریب کھڑے ڈاکٹر نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آ تو گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے واپس بھیج دیتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور ڈاکٹر اس حالت میں بھی اس کے منہ سے شگفتہ فکرہ سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ دوسری نرس بھی مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ارے نہیں، اب ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے، ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ کلائی پکڑنے سے یہ رکنے والا نہیں، یہ سوچ لیجئے، عمران نے جواب دیا اور ڈاکٹر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ کی خود اعتمادی حیرت انگیز ہے جناب، ورنہ اس قدر خوفناک حادثے کے بعد تو لوگوں کے منہ سے ہوش میں آنے کے باوجود کئی گھنٹے بعد تک نہیں نکلتی، ڈاکٹر نے کہا۔ حادثے کا اثر ان کی بریکوں پر پڑتا ہوگا اور وہ ٹائٹ ہو جاتی ہوں گی۔ میری تو بریکیں ہی نہیں ہیں، مجبوری ہے۔ بہرحال میری ٹوٹ پھوٹ کتنی ہوئی ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ ڈینٹنگ اور پینٹنگ کا بجٹ کتنا بنے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو صرف ضربات آئی ہیں، کوئی فریکچر نہیں ہوا۔ اب خاصے خوش قسمت واقعہ ہوئے ہیں۔ یہ دونوں حبشی شاید آپ کے ساتھی ہیں۔ ان میں سے ایک کے جو ہوش میں ہے 10 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جبکہ دوسرے کے سر پر چوٹ آئی ہے اور وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکے، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتے ہیں۔ 2 مقامی آدمی ختم ہو گئے ہیں، ایک تو آپریشن تھیٹر میں ہی ختم ہو گیا جبکہ دوسرا 1 گھنٹہ پہلے ختم ہوا ہے، ڈاکٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ اب عمران کے بازو میں لگی ہوئی گلوکوز کی سوئی ہٹا رہا تھا۔ اوہ، خاصی بڑی ٹریجڈی ہے، میں نے تو کار میں لفٹ مانگی تھی ورنہ میں تو ان سے کسی کو نہیں جانتا، نہ جانے کیوں یہ حادثہ ہو گیا ہے، عمران نے متاسف لہجے میں کہا۔ آپ کی کار کو بم سے تباہ کیا گیا ہے، بہرحال ابھی پولیس آنے والی ہے، وہ آپ سے بیانات لے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نرس بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ جوانا، عمران نے ڈاکٹر اور نرسوں کے باہر نکلتے ہی کہا۔ یس ماسٹر، جوانا کی آواز سنائی تھی۔ سنو، مجھ سے کوئی تعلق ظاہر نہ کرنا، جو مرضی آئے بہانہ بنا دینا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا پڑے۔ تم جوزف کو ہوش آنے کے بعد یہاں سے نکل کر انگلینڈ روڈ کی کوٹھی نمبر 13 پر پہنچ جانا، وہاں کوڈ X2 ہوگا، اس کے بعد تم سے رابطہ قائم کر لوں گا، سمجھ گئے؟ عمران نے دبے لہجے میں جوانا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، میں سمجھ گیا، جوانا نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے مزید ہدایت دیتا، کمرے کے باہر بھاری قدموں کی آواز گونجی اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور اسی ڈاکٹر کے ہمراہ 2 پولیس سارجنٹ اندر داخل ہوئے۔ مسٹر وکٹر مارک اور مسٹر جوانا ہوش میں ہیں، آپ ان کا بیان لے سکتے ہیں، ڈاکٹر نے عمران اور جوانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور دونوں سارجنٹ تیزی سے عمران کی طرف بڑھے کیونکہ اس کا بیڈ دروازے کے قریب تھا، اور دوسری بات شاید یہ تھی کہ عمران نے آنکھیں کھول رکھی تھی جبکہ جوانا آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ کیا آپ بیان دینے کے لیے تیار ہیں مسٹر؟ ایک پولیس آفیسر نے کہا۔
माफ कीजिए, अभी मैंने अपनी जेबें नहीं टटोली, हो सकता है कहीं गिर पड़ा हो, अगर हुआ तो जरूर दूंगा, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। और दोनों पुलिस ऑफिसरान चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें शायद इमरान की दिमागी सेहत पर शक गुजरा था। ऐसे हादसात में अक्सर ऐसा ही हो जाता है। जेबें क्या मतलब? एक पुलिस अफसर ने कहा। जेब का मतलब जेब ही होता है जनाब, बिस्तर बंद तो होने से रहा, इमरान ने जवाब दिया और डॉक्टर के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। ये साहब खासे शगुफ्ता वाकया हुए हैं, खासी दिलचस्प बातें करते हैं। डॉक्टर ने पुलिस ऑफिसरान से कहा, देखिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपकी बेमानी बातें सुनते रहें जिन्हें डॉक्टर साहब दिलचस्प कह रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने अपने मखसूस लहजे में कहा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जनाब, आपने बयान मांगा है, मैंने यही जवाब दिया ना कि अगर जेब में पड़ा हुआ तो निकाल कर दे दूंगा, वरना मजबूरी है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस बार पुलिस ऑफिसरान के सख्त चेहरों पर भी मुस्कुराहट रेंग उठी। वह अब इमरान के पहले फिक्रे को मतलब अच्छी तरह समझ गए थे। ओहो, तो आप मजाक फरमा रहे थे, बहरहाल पहले अपना नाम बता दीजिए, पुलिस सर्जन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका वाकई मेरे नाम और पते का अब तक इल्म नहीं हो सका, इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हम आपसे तस्दीक कराना चाहते हैं, पुलिस सार्जेंट ने जवाब देते हुए कहा। तो लाइए मैं अभी तस्दीक कर देता हूं कि आप वाकई ही पुलिस सार्जेंट हैं और खासे नरम दिल वाकया हुए हैं, इमरान ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। देखिए मिस्टर, आपके जख्मी होने की वजह से हम आप तक नरम लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अब मुसलसल हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ संजीदगी इख्तियार कीजिए और अपना बयान लिखवा दीजिए कि यह हादसा किस तरह हुआ। इस बार पुलिस सार्जेंट ने झुलाए हुए लहजे में कहा। मेरा नाम विक्टर मार्क है, कौमियत अतालवी है, मैं कार में सवार था कि एक धमाका हुआ और मेरी आंखें बंद हो गई। इसके बाद आंखें खुली तो पहले ये डॉक्टर साहब नजर आए, फिर आप, इमरान ने चंद फिक्रों में ही बयान खत्म कर दिया। कार में और कौन कौन सवार थे? पुलिस सार्जेंट ने सवाल शुरू किए, मगर इससे पहले कि इमरान जवाब देता, कमरे का उकबी दरवाजे का शीशा एक छलाके के साथ टूटा। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से शीशा तोड़ दिया हो। दूसरे लम्हे उकबी बरामदे में किसी के जोर से चीखने और उसके मशीनों की रट रट माहौल में गूंज उठी। उसके साथ ही दो धमाके और फिर यूं धमाके हुए जैसे लोहे की कोई चीज़ पुख्ता फर्श पर गिरी हो। उसी के बाद तो वहां ऐसी आवाज़ें उभरी जैसे बहुत से अफराद आपस में गुथम गुथा हो गए हों। चटकने की आवाज़ के साथ इमरान फौरन ही पहचान गया कि यह आवाज़ सफ्तर की है। पुलिस ऑफिसरान और डॉक्टर चंद लम्हों के लिए तो बुत बने खड़े रहे, फिर तेज़ी से चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ते चले गए। उसके साथ ही दूसरे लोगों के चीखने और भागने की आवाज़ों से अस्पताल का वो हिस्सा गूंज उठा। डॉक्टर और पुलिस सार्जेंट्स के बाहर निकलते ही इमरान उछलकर बिस्तर से नीचे उतरा और एक लम्हे के लिए उसका तवाज़ुन खराब हुआ और सहन में धमाके महसूस हुए, लेकिन इमरान फौरन ही संभल गया और दूसरे लम्हे वो उछलकर दरवाजे से बाहर निकल आया। राहदारी में भगदड़ सी मच गई थी। अस्पताल का अमला और बहुत से मरीज चीख चीख कर भागे चले जा रहे थे। वो सब साइड वे पर मुड़ रहे थे, लेकिन इमरान साइड वे की तरफ मुड़ने की बजाय तेजी से सीधा भागता चला गया। वो सफदर की चीखने और फायरिंग की आवाज़ों से ही समझ गया था कि कार पर हमला के बाद इस पर दूसरा हमला किया जा रहा था। अक्सर सफदर बर वक्त ना पहुंचता तो शायद टूटे हुए शीशे उनमें से उन पर सब मशीन गन की गोलियों की बौछार कर दी जाती। अब इमरान के लिए यहाँ रुकना इंतहाई खतरनाक था, इसलिए उसने फौरी तौर पर वहां से निकलने का फैसला कर लिया और वहां से निकलकर उसने कहा कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, वरना पुलिस की तवील कार्रवाई की वजह से वो फंस कर रह जाता। हाँ, साथ ही शोबे के मेन दरवाजे से बाहर निकलते ही वो एक लिफ्ट के जरिए पहले ऊपर वाली मंजिल पर गया और फिर वहां से दूसरी लिफ्ट के जरिए वो नीचे उतर आया। उसके जिस्म पर अस्पताल का लिबास मौजूद था। जिस्म पर बंधी हुई पट्टियां उससे मरीज साबित कर रही थी, लेकिन इस लिबास में बहुत से मरीज घूमते फिर रहे थे, इसलिए किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। नीचे उतरने के बाद इमरान तेजी से बाएं हाथ को मुड़ता चला गया। इस राहदारी में उसे दूर से क्लासरूम की तख्ती एक कमरे के बाहर लगी हुई नजर आ गई थी। क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ था। इमरान तेजी से दाखिल हुआ। यह खासा बड़ा कमरा था जिसमें हर तरफ बड़ी बड़ी खुली अलमारियां मौजूद थी। इन अलमारियों के अंदर कपड़ों की ढेर मौजूद थे। कमरे के अंदर तकरीबन 10 अफराद कपड़े को मुख्तलिफ खानों में रखने और निकालने में मसरूफ थे। दरवाजे में दाखिल होते ही इमरान को बाएं हाथ में एक बड़ी सी अलमारी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ओवरकोटों का ढेर पड़ा हुआ नजर आया। इमरान ने तेजी से एक ओवरकोट खींचा। उसी लम्हे एक आदमी ने चीख कर उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन इमरान कोट खींचते ही तेजी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकलता हुआ दौड़ता वापस राहदारी से होकर साइड के एक खाली कमरे में घुसता चला गया। फिर बाद में सदर दरवाजे से बाहर निकलते ही वो सड़क के किनारे चलने वाले हजूम में शामिल हो गया और कोट पहन लेने की वजह से अस्पताल की यूनिफॉर्म उसके जिस्म पर बंधी हुई पट्टियां छुप गई थी। अब मसला ये था कि उससे किराया के लिए फौरी तौर पर रकम चाहिए थी, जबकि रकम नाम की कोई चीज़ उसके पास ना थी। एक लम्हे के लिए उसका ख्याल गुजरने वाले अफराद की जेबों की तरफ किया। किसकी जेब से बटवा उड़ा लेना इमरान के लिए बाएं हाथ का खेल था।
लेकिन इमरान ने यह इरादा बदल दिया क्योंकि हो सकता है कि वो शख्स रकम के निकल जाने से शायद शदीद मुश्किल में फंस जाए। चनाचा इरादा बदलते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता चला गया। अब उसने एक और ख्याल पर अमल करने का प्रोग्राम बना लिया था। वो तेज़ी से एक ऐसी टैक्सी की तरफ बढ़ा जिसका ड्राइवर टैक्सी से साइड पर लगाए रैक और ड्राइवर से बातें कर रहा था। इमरान तेज तेज कदम उठाता उसकी पुश्त पर आया और दूसरे लम्हे उसने हाथ उठाकर उसके कांधे पर थपकी दी। जिस लम्हे उसके एक हाथ ने ड्राइवर के कांधे पर थपकी दी थी, उसी लम्हे उसका दूसरा हाथ इंतहाई महारत से इसकी साइड जेब में घुसा और जब तक ड्राइवर मुड़ता इमरान का हाथ बाहर आ चुका था। उस जेब के मखसूस उबार से ही वो समझ गया था कि ड्राइवर की जेब में अच्छी खासी रकम है। उसका ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ क्योंकि जब उसका हाथ बाहर आया तो एक नोट इमरान की मुट्ठी में बंद हो चुका था। जनाब, मैंने एंगलन रोड पर जाना है, अगर आप मुझ पर मेहरबानी कर सकें तो, इमरान ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे मुअज़्ज़ज़ गाहक हैं, मेहरबानी कैसे? मैं बस शौक आपकी खिदमत करूंगा, ड्राइवर ने कहा और फिर तेजी से उसने टैक्सी का पिछला दरवाजा खोल दिया। अरे नहीं, मुझे फ्रंट सीट पर बैठने में लुत्फ आता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए दरवाजा बंद किया और फिर तेजी से मुड़कर वो कार की दूसरी साइड पर किया। उसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। इमरान बड़े इत्मीनान से फ्रंट सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और सामने से होता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ आया और दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसका साथी पहले ही जा चुका था। दूसरे लम्हे टैक्सी का इंजन जागा और टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ती चली गई। इमरान ने साइड में करके मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में एक बड़ा नोट मौजूद था। नोट इतना बड़ा था कि इमरान के ख्याल के मुताबिक किराए से 10 गुना ज्यादा मालियत का था। अब इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के आसार छा गए। टैक्सी तेजी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और फिर वो एक मोड़ मुड़कर एंकलन रोड पर पहुंच गई। सड़क पर दोनों अतराफ में बड़ी बड़ी रिहायशी कोठियां मौजूद थी। कैफे के सामने रोक देना, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए नजदीकी कैफे के सामने टैक्सी रोक दी। टैक्सी रुकते ही इमरान तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मीटर इसकी सीट के सामने था और वाकई इमरान की जेब से मौजूद नोट किराया की रकम से भी 10 गुना ज्यादा मालियत का था। इमरान ने बाहर निकलते ही जेब से वही नोट निकाला और टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतने खूबसूरत सफर के लिए बेहद शुक्रिया, बाकी भी आप ही का है, इसलिए पूरा नोट रख लें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर किराए से 10 गुना ज्यादा मालियत का नोट हाथ में पकड़े हैरत से इमरान को देखता रह गया। लेकिन इमरान बड़ी बेनियाजी से मुड़ा और फिर कैफे की तरफ बढ़ता चला गया। टैक्सी ड्राइवर शायद दिल ही दिल में इतना सखी मुसाफिर की कसीदे पढ़ रहा होगा, लेकिन अब इस गरीब का क्या मालूम कि जिस नोट की इमरान ने सखावत की है वो उसका अपना ही है। इमरान कैफ़े के बरामदे में दाखिल हुआ तो टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ गई। इमरान ने अपना रुख बदला और बरामदे से होता हुआ कैफ़े की साइड में आ गया। जब टैक्सी काफ़ी दूर निकल गई तो वो सड़क दोबारा मुड़कर फिर दोबारा सड़क पर आ गया है और फिर सड़क क्रॉस करके वो कोठियों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान कोठी नंबर 13 के फाटक पर रुक गया। फाटक पर एक बड़ी सी नेम प्लेट मौजूद थी जिस पर डॉक्टर विक्सी का नाम लिखा हुआ था और नीचे डिग्रियों की 3 किताबें मुख्तलिफ तरह से। इमरान ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और फिर कॉल बेल के बटन पर उसकी उंगली चमक गई। उसने उंगली उस वक्त तक ना हटाई जब तक फाटक की छोटी खिड़की खुलने का खटकारा उसे सुनाई ना दिया। खिड़की खटकते ही एक नौजवान उछलकर बाहर आया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। शायद इमरान की मुसलसल कॉल बेल बजाने की वजह से वो शदीद गुस्से में था। क्या बात है? नौजवान ने फाड़ खाने वाले लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। उसके साथ ही वो सर से पैरों तक गौर से इमरान को देख रहा था। बात तो कुछ भी नहीं, और बात हो भी क्या सकती है, और अगर होती भी सही तो ज़रूरी नहीं था कि तुम्हें बताई जाती, और अगर बता भी दी जाती तो ये लाजमी नहीं कि तुम उसका मतलब भी समझ जाते। इमरान की ज़बान मेरिट की कैंची की तरह चल निकली। आंखों से शरारत आया थी। अब नौजवान के चेहरे पर गुस्से की बजाय हैरत के आसार उभर आए थे। क्या तुम पागल हो? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हर अक्लमंद को पागल कहा जाता है, जैसे डॉक्टर विक्सी को लोग पागल कहते हैं। अब जाहिर है वो पागल तो नहीं हो सकते। डिग्रियों की इतनी तवील कितारें किस पागल को नहीं दी जा सकती। अलबत्ता इतनी डिग्रियां हासिल करते करते पागलपन के दौरे शायद पड़ने लग जाते हैं, तो मैं कह नहीं सकता। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब की बात करो, नौजवान ने इस बार झुंझलाए हुए लहजे में कहा। डॉक्टर विक्सी को जाकर कहो कि प्रिंस ऑफ धम तशरीफ लाए हैं, इमरान ने इस बार बड़े शाहाना अंदाज में कहा। नौजवान का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ गया था। उसे शायद यकीन हो गया था कि इसका पाला किसी सचमुच के पागल से पड़ गया है। प्रिंस ऑफ धम, नौजवान ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, और सुनो, हम दूसरी बार अपनी बात दोहराने के आदी नहीं और ना ही सड़क पर ज्यादा देर रुकने के आदी हैं। इमरान का लहजा और ज्यादा तहमकाना हो गया। उसके चेहरे पर सख्ती सी छा गई थी और शायद ये इमरान के लहजे या उसके चेहरे की सख्ती का असर था कि नौजवान चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर झुककर दोबारा खिड़की में गायब हो गया। उसने इमरान को अंदर आने के लिए मना किया था, इसलिए इमरान वहीं खड़ा रहा। सड़क पर से ट्रैफिक तेजी से गुजर रहा था और इमरान अब गौर से गुजरने वाली कारों को देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे सड़क पर
गुजरने वाली कारों में से अपने लिए कोई कार पसंद करने की जदोजहद कर रहा हो, लेकिन फिर फाटक में होने वाले खटके से वो चौंक पड़ा। वो नौजवान दोबारा निकल आया था, लेकिन उसका अंदाज इस बार इंतहाई मौतबाना था। तशरीफ लाइए प्रिंस, डॉक्टर साहब आपके मुंतजिर हैं, नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा। और फिर नौजवान के पीछे चलता हुआ इमरान फाटक की छोटी सी खिड़की से होकर अंदर दाखिल हुआ। कोठी खासी वसी और अरीज थी। उनका लॉन इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। पोर्च में कीमती कार मौजूद थी। इमरान तेज तेज कदम उठाता पोर्च के करीब से गुजरता हुआ बरामदे में पहुंचा तो वहां उसने एक बूढ़े को खड़ा देखा। बूढ़े के सर के दोनों किनारों पर सफेद बालों की झालर सी थी, बाकी सर अंडे की तरह साफ था। कद लंबा था, लेकिन जिस्म इतना दुबला पतला था कि शायद ढाका की मलमल की थान की तरह अंगूठी में से गुजर सकता था। उसने कीमती गाउन पहना हुआ था। उसकी मूछें और भवें तो एक तरफ, पलकें तक सफेद थी, लेकिन आंखों में बेपनाह चमक थी और चेहरा किसी नौजवान की तरह तरोताज़ा और सुर्ख सफेद था, जैसे उसने मसनूई मूछें, भवें और पलकें लगा रखी हों। उसकी तेज नज़रें इमरान पर जमी हुई थी। उसके साथ 3 कवि हेकल नौजवान खड़े हुए थे, जिनकी बगलों में मशीन गनें लटक रही थी। कौन हो तुम? बूढ़े चमरीख ने चीखते हुए आवाज में पूछा। और डॉक्टर विक्सी था, फिनलैंड का मशहूर साइंसदान, लेकिन इसकी फील्ड नबातात थी। वो नबातात का बैनुल अक़वामी माहिर समझा जाता था। अरे तुम अभी तक गुलाब की ताज़ा शाख की तरह तरोताज़ा हो। क्या बात है, किसी बूटी सी आबे हयात हाथ लग गया है? इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। डॉक्टर विक्सी उसकी आवाज़ सुनकर बेइख्तियार उछल पड़ा। अरे आवाज़ तो प्रिंस की है। मगर डॉक्टर विक्सी ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि प्रिंस इस फटीचर से लिबास में स्लीपर पहने यहाँ आता? इस फटीचर लिबास के लिए ऐसे ही फटीचर मेकअप की ज़रूरत थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डॉक्टर का शक मुकम्मल तौर पर दूर हो गया। खुश आमदीद प्रिंस, खुश आमदीद। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुमसे एक बार फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर ने आगे बढ़कर इमरान से भरपूर अंदाज में मुसाफिया करते हुए कहा। खुशकिस्मती तो डॉक्टर विक्सी का दूसरा नाम है। मैंने तो कम अज़ कम अपने घर में पड़ी हुई डिक्शनरी में खुशकिस्मती का लफ्ज़ काट कर वहाँ डॉक्टर विक्सी लिख दिया है। इमरान ने जवाब दिया और डॉक्टर विक्सी का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। ओ बॉय, तुम वाकई नहीं बदले, डॉक्टर विक्सी ने हंसते हुए कहा। फिर उससे लिए वो उस इमारत के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए, जहां कीमती सोफे पर पड़े हुए थे, और इमरान ने वहां पहुंचकर अपने जिस्म पर लदा हुआ ओवरकोट उतार फेंका। उसे ओवरकोट पहनकर बड़ी कोफत सी हो रही थी, लेकिन वो मजबूर था। हैं, अस्पताल की यूनिफॉर्म और पट्टियां, ये क्या चक्कर है? क्या जख्मी हो गए थे? डॉक्टर चौंकते हुए कहा। घन चक्कर है डॉक्टर, घन चक्कर। इमरान ने सर हिलाते जवाब दिया। घन चक्कर वो क्या होता है? डॉक्टर शायद घन चक्कर का मुहावरा समझ ना सका था। जिस तरह डिक्शनरी में खुशकिस्मती के बजाय डॉक्टर विक्सी लिखा हुआ है, इसी तरह प्रिंस की जगह घन चक्कर लिखा हुआ है, यानी बड़ा चक्कर, बस चक्कर ही चक्कर। इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे ये बात है, आओ मेरे साथ। डॉक्टर विक्सी के घर में कोई जख्मी नहीं रह सकता। डॉक्टर ने उठकर इमरान का बाजू पकड़ते हुए कहा। क्या मतलब? क्या मुझे भगाना चाहते हो? और गलती हुई ओवरकोट उतारने की, इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। शरीर, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे पास ऐसी बूटियों के रस हैं कि एक लम्हे में गहरे से गहरे जख्म मंदमिल हो जाते हैं। आओ मेरे साथ, डॉक्टर विक्सी ने हंसते हुए कहा। फिर वो इमरान को लिए मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ एक बड़े कमरे में पहुंच गया। यहाँ दीवारों के साथ अलमारियां मौजूद थी, जिनमें मुख्तलिफ साइजों में बेशुमार शीशियां और बोतलें पड़ी हुई थी। एक तरफ गमले रखे हुए थे, जिनमें अजीब व गरीब किस्म के पौधे उगे हुए थे। कमरे के दरमियान एक बड़ी सी बेंच और इसमें चंद 7 कुर्सियां पड़ी थी। कपड़े उतार कर इस बेंच पर लेट जाओ, डॉक्टर विक्सी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। क्यों? इस बेंच को कपड़े पसंद नहीं है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साथ ही उसने वो शर्ट उतारनी शुरू कर दी और फिर ढीला सा पजामा उतारकर इमरान वाकई ही बेंच पर लेट गया। उसके जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर था। डॉक्टर ने स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबाया तो बेंच के ऐन ऊपर इंतहाई तेज रोशनी वाला बल्ब जल उठा। इमरान के बाजुओं पर मुख्तलिफ जगहों पर पट्टियां बंधी हुई थी। इस तरह बाकी जिस्म में भी तकरीबन पट्टियों से लिपटा हुआ था, सिर्फ चेहरा और गर्दन बच गई थी। डॉक्टर ने एक कुर्सी घसीटी और उसे बेंच के साथ रखकर उसने बड़ी महारत से पट्टियां खोलनी शुरू कर दी। पूरे जिस्म पर लिपटी हुई पट्टियां खोलने के बाद उसने इमरान के जिस्म पर मौजूद बेशुमार जख्मों को गौर से देखना शुरू कर दिया। वो चंद लम्हे गौर से जख्मों को देखता रहा, फिर उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी में से एक लंबी गर्दन वाली बोतल उठाई, जिसमें हल्के सब्ज रंग का महलूल मौजूद था। बोतल उठाकर वो वापस कुर्सी पर आ बैठा और फिर उसने बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल के मुंह को इमरान के जिस्म पर पलट दिया। बोतल के मुंह से सब्ज रंग का महलूल की धार से निकली और इमरान के जिस्म पर पड़ी और तेजी से फैलती चली गई।
डॉक्टर ने बोतल साथ वाली कुर्सी पर रखी, फिर उसकी पतली पतली उंगलियां तेजी से इमरान के जिस्म पर चलने लगी। वो महलूल को बड़ी महारत से इमरान के जिस्म पर फैला रहा था। थोड़ी ही देर में उसने वो महलूल इमरान के पूरे जिस्म पर अच्छी तरह मल दिया। इमरान की पुश्त, बाजू, टांगे, गर्सिये के पूरा जिस्म हल्के सब्ज रंग के महलूल से तर हो गया। बोतल तकरीबन आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी। जब महलूल इमरान के पूरे जिस्म में फैल गया तो डॉक्टर ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और फिर उसे उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। उसके बाद उसने अलमारी का निचला खाना खोलकर उसमें से रुई का एक बड़ा बंडल निकाला और उसे लेकर वापस कुर्सी पर आ बैठा। उसके बाद उसने रुई की मदद से इमरान के जिस्म से महलूल साफ करना शुरू कर दिया। इस महलूल की खासियत वाकई हैरत अंगेज थी, क्योंकि जहां जहां से महलूल साफ होता जा रहा था वहां से इमरान के जिस्म पर मौजूद जख्म ना सिर्फ मंदमिल हो चुके थे बल्कि उनके निशानात तक गायब हो चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने इमरान का पूरा जिस्म रुई की मदद से साफ कर दिया और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर कभी जख्म आया ही ना हो। हैरत अंगेज डॉक्टर, ये तो वाकई हैरत अंगेज महलूल है, इमरान ने इस बार पुरखलूस लहजे में कहा। यह अमेज़न के जंगल में पाई जाने वाली एक नायाब बूटी का महलूल है। इसकी हैरत अंगेज खासियत तुमने देख ली है फ्रेंड्स। वहां रहने वाले जंगली इस बूटी की बाकायदा पूजा करते हैं और अपनी जबान में उसे कमकी कहते हैं, डॉक्टर ने वजाहत करते हुए कहा। कमकी नहीं होगा डॉक्टर, काम की कहते होंगे, यानी काम आने वाली बूटी, इमरान ने उठकर बैठते हुए कहा। डॉक्टर के इस वसाहत पर बेइख्तियार हंस पड़ा। अब तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए लिबास का बंदोबस्त करता हूँ, ये साथ ही बाथरूम है। डॉक्टर ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसे वाकई इस वक्त नहाने की शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। बूटी के महलूल ने जिस्म पर चिपचिपाहट सी पैदा करती। बाथरूम इंतहाई जदीद अंदाज में बनाया गया था और खासा साफ सुथरा था, इसलिए इमरान ने जी भरकर गुस्ल किया और फिर तौलिया लपेटे वो बाहर आया तो डॉक्टर अपनी कुर्सी पर मौजूद था। अलबत्ता साथ वाली कुर्सी पर एक नया लिबास पड़ा हुआ था। ये लिबास यकीनन तुम्हारे जिस्म पर पूरा उतरेगा, डॉक्टर ने लिबास उठाकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उतरेगा नहीं बल्कि चढ़ेगा, इमरान ने लिबास लेते हुए कहा और डॉक्टर पे इख्तियार हंस पड़ा। इमरान लिबास लिए वापस बाथरूम में आया तो थोड़ी देर बाद जब वो लिबास पहनकर वापस आया तो लिबास इस पर खासा जच रहा था। वो लिबास वाकई ही उसके नाप का था। अब अगर जमाइड क्लोराइड का महलूल भी मिल जाए तो ये मेकअप साफ कर दूं, इमरान ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। ओ अच्छा, मैं अभी ला देता हूं, डॉक्टर ने कहा और तेजी से दाएं तरफ वो दीवार के साथ रखी हुई अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो सोनाइड क्लोराइड की बोतल उठाए वापस आ गया और इमरान बोतल लिए एक बार फिर बाथरूम में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो अब वो अपनी असल शक्ल में था। गुड, अब ये मशरूब पी लो, तुम्हारी ताकत बहाल हो जाएगी, डॉक्टर ने बेंच पर रखे हुए एक जाम की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसमें सुनहरे रंग का महलूल भरा हुआ था। इमरान ने मुस्कुराते हुए जाम उठाया, फिर वो उसे खटाखट पीता चला गया। मशरूब बेहद जायकेदार था। जाम खत्म करके उसने उसे वापस बेंच पे रखा। वाकई जाम पीते उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में तवानाई की लहरें से दौड़ने लगी हों। ये आबे हयात तो नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही समझ लो, डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए लेबोरेटरी से निकलकर एक और कमरे में पहुंच गए। ये कमरा दफ्तर के से अंदाज में सजाया गया था। डॉक्टर के इशारे पर इमरान एक आराम कुर्सी पर बैठ गया, जबकि डॉक्टर ने मेज के पीछे रखी हुई ऊंची निशिस्त वाली कुर्सी संभाल ली। अब बताओ प्रिंस, कैसे आना हुआ और जख्मी कैसे हुए, डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा। पावरलैंड का कभी नाम सुना है डॉक्टर, इमरान ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। पावरलैंड नहीं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूं मैं, क्या ये कोई नया मुल्क है, डॉक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, एक नया मुल्क है, लेकिन मुजरिमों का मुल्क, जहां दुनिया को तबाह करने और उस पर हुकूमत करने के लिए खौफनाक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। इन लोगों ने पूरी दुनिया से मारूफ साइंसदानों को अगवा किया है और इनसे काम ले रहे हैं। तुम भी अगर नबादात के डॉक्टर ना होते तो शायद अब तक पावरलैंड पहुंच चुके होते। बहरहाल मैं इस पावरलैंड के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए आया हूं, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। अकेले, डॉक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, पूरी टीम के साथ, इमरान ने जवाब दिया। ओह, तो X2 वाला चक्कर अभी तक चल रहा है, बड़ी हिम्मत से तुम्हारी कि इस कदर पूरे इसरार चक्कर को संभाले हुए हो, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा जान जोखों का काम है डॉक्टर, अगर कहो तो तुम्हें X3 बना दूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि डॉक्टर विक्सी इसके असल रूप को जानता था। एक केस के सिलसिले में इमरान को इसकी ज़रूरत पड़ी थी और फिर इत्फाक से वो इसकी असल हैसियत से वाकिफ हो गया था। लेकिन चूंकि इमरान जानता था कि डॉक्टर विस्की का सीना राजों का मदफन है, इसलिए इमरान ने परवाह न की थी।
share, press the bell icon.